अस्सलामुअलैकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियाँ सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है बंदर की अकल, और इसके मुसन्निफ़ भी हैं ह्यू एलन। बड़े नाले और देवता नदी के संगम के दाएं जानिब बुलंद दरख्तों का घना सिलसिला दूर तक चला गया है। दरख्त वासियों के लिए ये जगह निस्बतन ख़ास और मिसाली है कि यहाँ कई बंदर रीछ बराबर डेरा डाले रहते हैं। शाखों पे बैठे बैठे ये बंदर नदी नाले के किनारों को बहुत दूर तक देख सकते हैं। शेर, चीते वगैरह खूंखार जानवरों की आमद की सूरत में कबल शेर, चीते जैसे खूंखार जानवरों की सूरत में दबे पांव आने वाली मुसीबत मौत का ख़तरा बनने से कबल ही इन बंदरों को दिखाई दे जाती है। हुपा हुप के ज़रिए अपनी खौफज़दा होशियारी का ढंढोरा पीट कर ये कई मील तक दूसरे जानवरों को आने वाले ख़तरे से मुहतात कर देते हैं। एक बंदर की ये आवाज़ दूसरा बंदर अपना कर तीसरे तक पहुंचा देता है और पल भर में ही 3-4 मील का जंगल बंदर बोली से गूंज उठता है। लेकिन शेर चीते से सामना होती बंदर की अकल बेहिस हो जाती है। मारे डर के वो अहमकाना हरकत करके खुद मौत के मुंह में चला जाता है। ये देखकर मुझे झुंझलाहट होती है और हंसी भी आती है। इस मर्तबा एक चीते के शिकार के वक्त एक जवान बंदर ने ऐसी ही बंदर की अकल का तारुफ करवाया था। बड़ा ही चालाक और मक्कार था वो चीता। कई दिनों से हमारे इर्द गिर्द मंडला रहा था। इक्का दुक्का बकरी उठा ले जाने के सिवा उसने कोई बड़ा हाथ नहीं मारा था, लिहाजा मैं उसकी जानिब से बेफिक्र रहा। शायद इसीलिए उसका हौसला बढ़ गया और एक रोज़ उसने हमारी सबसे बढ़िया नस्ल की धारू गाय को दबोच लिया। उसकी ये ढिठाई और शैतानी मुझसे बर्दाश्त ना हुई। करीबन 50 गायों के झुंड में से उसने मेरी सबसे अच्छी और सबसे कीमती गाय को चुना था। सवेरे सवेरे गायें मवेशी घर से निकलकर जंगल में चरने जा रही थीं। अभी मेरे बंगले से 200 गज़ दूर भी न जा पाई थीं कि कमबख्त चीता न जाने कहाँ से निकल आया और उसने एक ही झपट्टे में गाय को मार डाला। अपने शिकार को वो 50 कदम घसीट कर ले गया होगा कि गवालों ने शोर मचाकर और लाठियां बजाकर उसे भगा दिया। वो बिल्कुल छोटा सा, बड़ी बिल्ली जैसा, घने जंगल का नहीं, महज बस्ती का जानवर था जो आमतौर से गाय बैल पर नहीं गिरा करता, मगर ढीठ परले दर्जे का था। जितनी देर में गवालों ने दौड़कर मुझे खबर दी और मैं अपनी राइफ़ल उठाकर भागा भागा मकामे हादसा पर पहुंचा, वो लौट भी आया था और हुर्राता हुआ अपने शिकार को झंझोड़ कर खाने लगा था। मुझे देखते ही वो भाग गया। उसका शिकार करना मुझे बिल्कुल आसान लगा। करीब ही एक माकूल दरख्त था। मैंने घर से अपनी मचान कुर्सी मंगवाई। 15 मिनट में मचान तैयार हो गया और मैं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। सवेरे 10 बजे से जो जम कर बैठा तो दोपहर के खाने और तीसरे पहर की चाय का वक्त भी आया और निकल गया, मगर चीता अपने शिकार पर ना लौटा। वैसे वो बराबर आस पास घूमता रहा। एक मर्तबा 2 खौफज़दा मोरनियाँ झाड़ियों में से निकलकर शिकार के करीब से फड़फड़ाती हुई जंगल में भागी और 5-7 बंदरों ने भी शोर मचाकर उसकी मौजूदगी की इत्तला दी थी। बैठे बैठे दिन ढल गया। सूरज दरख्तों की ओट में डूब गया। शाम के सेंदूर ने चारों अतराफ को सुर्खी से भर दिया। उदास धुंधलका लम्हा भर भी ना रहा और दरख्तों की फंगियों में से अंधेरा उभरने लगा। मैं अचानक चौंक कर उठा। एक भटकी हुई फीकी सुनहरी किरण मेरे दाएं पैर के जूते की नोक पर सिमटी बैठी थी। हैरत में डूबकर मैंने पाँव हिलाया तो किरण गायब हो गई। दरअसल वो जर्द रोशनी थी। नीचे के पटड़े पर कुर्सी के पाए के करीब रखी राइफ़ल पर बंधी टार्च को मैंने फुर्ती से उठाकर देखा तो बैटरी सेल करीब करीब ख़त्म हो चुके थे।
اور بلب سرخ تاروں کی مبہم لکیر بھر کر رہ گیا تھا۔ یوں میں مچان پر بیٹھتے وقت ہمیشہ ایک فالتو ٹارچ اپنے پاس رکھتا ہوں، لیکن دن میں 10 بجے فالتو ٹارچ رکھنے کا خیال کیسے آتا؟ میں نے ماتھا ٹھونکا۔ اب چیتے پر گولی چلانا اندھیرے میں پتھر پھینکنا تھا۔ چیتا خوب اندھیرا ہو جانے کے بعد ہی شکار پہ آیا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ اس کا شکار درختوں کے سائے تلے پڑا تھا، جہاں تاروں کی روشنی بھی نہیں پہنچتی تھی۔ اس کے آنے کی آہٹ میں نے سنی، مگر جب گوشت پھاڑنے کی آواز آئی تب جان پایا کہ وہ آ گیا۔ چاند اس روز آدھی رات کے بعد ہی نکلنے کو تھا۔ تب تک تو چیتا پورا شکار چٹ کر جاتا۔ اس کی چپڑ چپڑ کھانے کی آواز مجھے پاگل بنانے لگی۔ آخر میں نے اندازے سے نشانہ باندھ کر گولی داغ دی، اگرچہ جانتا تھا کہ اس طرح نشانہ اکثر صحیح نہیں ہوتا، اور وہی ہوا۔ گولی چھوٹنے کی دھمک، دھواں اور روشنی کے باوجود چیتے کا کچھ نہ بگڑا۔ وہ اچھل کر ایک جانب بھاگا، مگر اس کی ڈھٹائی اور بے خوفی تو ماننا پڑے گی۔ 15 منٹ بعد ہی وہ پھر شکار پر لوٹ آیا۔ گولی چلنے کے بعد چیتے کو شکار پر لوٹتے ہوئے میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، لیکن اس قدر جلدی لوٹنے والا صرف ایک یہی چیتا دیکھا۔ اس کی حماقت پر بڑا غصہ آیا اور میں نے پھر گولی چلائی۔ نشانہ اس بار بھی چوک گیا۔ چیتا زور سے ہررا کر بھاگا اور فوراً لوٹ بھی آیا۔ اب وہ گویا مجھے چڑھانے کے لیے شکار کو اس طرح کھا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تیسری گولی میں نے نہیں چلائی کیونکہ میگزین میں صرف ایک کارتوس بچا تھا۔ چیتے نے کھانا ختم کیا اور قریب کے ایک درخت پر اپنے پنجے رگڑ کر ڈکاریں لیتا ہوا اس طرح چل دیا گویا میرے منہ پر تمانچے مارتا چلا جا رہا ہو۔ اس شیطان کو موت کے گھاٹ اتارنے کی شدید خواہش ہوتے ہوئے بھی کئی دنوں تک اس کی تلاش میں نکل نہ سکا۔ کھیتی باڑی کے موسمی کاموں کو نمٹانا بہت ضروری تھا، اور وہ خود بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، حالانکہ قریب ہی منڈلاتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن موقع پا کر وہ بمبو نامی کتے کو اٹھا لے گیا۔ بمبو جبل پور والے میرے دوست کا کتا تھا، جس کو وہ سفر پر جانے سے پہلے میری حفاظت میں چھوڑ گئے تھے۔ کسی شکاری کے کتے کو بھاگ یا تیندوے اٹھا لے جائیں تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ تجربہ جسے ہو وہی جان سکتا ہے۔ پھر وہ میرا کتا تو تھا بھی نہیں، ایک دوست کی امانت تھی۔ بمبو بڑھیا نسل کا چھوٹا سا پیارا کتا تھا اور بڑی جلدی ہم سے گھل مل گیا تھا۔ روز شام کو میرے ساتھ جنگل میں گھومنے جاتا تھا، مگر اس میں ایک بری عادت تھی، بندروں کو دیکھتی ہی بوکھلا کر زور زور سے بھونکنے لگتا۔ کتوں کی یہ عادت جنگل میں بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ عام طور پر کتے بندروں پر بھونکتے ہیں، اس میں قصور بندروں کا بھی ہے۔ وہ بے مطلب کھکھیا کھکھیا کر کتوں کو چڑھاتے ہیں، اور کتے اکساوے میں آ کر اپنا آپ کھو کر بے تحاشا بھونکنے لگتے ہیں۔ اس کتے بندر کی قوالی یا دنگل پر قابو رکھنے کے لیے ہم شکاری لوگ بندر سونٹے کا استعمال کرتے ہیں۔ جو ہی کتا بندر پر بھونکا، بندر سونٹے سے اس کی جم کر پٹائی کر دیتے ہیں۔ ہمارے تمام کتے اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں اور سونٹا ڈسپلن پر ادب سے عمل کرتے ہیں، لیکن بمبو ایک تو ہمارا مہمان تھا، اسے سونٹا ڈسپلن کا کوئی علم نہ تھا، یوں بھی زیادہ تر ہم اسے باندھ کر رکھتے تھے۔ اس روز ہوا یہ کہ چند مہمانوں کے آ جانے سے بمبو دن بھر بندھا رہا اور شام کو بھی میں اسے گھمانے نہ لے جا سکا۔ میری بہن کو رحم آ گیا اور انہوں نے اسے کھول دیا۔ وہ ایک بار پہلے بھی ایسا ہوا تھا اور بمبو گھوم پھر کر لوٹ آیا تھا۔ اس روز لوٹنے میں دیر ہونے پر مجھے فکر تو ضرور ہوئی، لیکن دل کو سمجھا لیا۔ ہمارے اور بھی کتے اس وقت گھومنے گئے ہوئے تھے، اور چیتا اکثر شکاری کتوں کے جھنڈ پر حملہ نہیں کرتا، لیکن جب تاریکی چھانے لگی اور رات کے 8 بج گئے تو مجھے فکر ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کتے لوٹ آئے۔ وہ بری طرح گھبرائے ہوئے اور غضبناک تھے۔ بمبو ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے فوراً اپنے آدمیوں کو جمع کیا۔ بندوق، لاٹھیاں اور لالٹینوں سے لیس ہو کر ہم بمبو کی تلاش میں نکل پڑے۔
आधी रात तक आस पास का जंगल छानते रहे लेकिन बम्बो का कोई सुराग हमें ना मिला। यकीनन चीता ही उसे उठा ले गया था। अब मुझे चैन कहाँ। रात किस तरह आंखों में कटी। सवेरा होती मैं बम्बो के कातिल की तलाश में चल पड़ा। दोपहर के बाद चीते के निशान मिले। जहाँ बड़ा नाला नदी में गिरता है वहाँ एक झील सी बनी हुई थी। चीते ने वहाँ पानी पिया था। घंटा भर और तलाश करने के बाद बम्बो के मारे जाने के सबूत भी मिल गए। मचान लगाने के बजाय बकरा बांधकर उसके पीछे वाली झाड़ी में बैठना मैंने मुनासिब समझा। पूरा दिन इंतज़ार में गुजरा मगर चीता ना आया। दिन डूबने के बाद मैं वापस घर आ गया। रात में भी चीते की कहीं आहट नहीं सुनी लेकिन सवेरे देखा तो बकरा मरा पड़ा था। शायद तड़के ही लकड़ भगों के जोड़े ने उसे मार डाला था। अब की बार मैंने बकरा नहीं बांधा। सर्दियों के दिन थे। मैं जानता था कि चीता पहाड़ी पर सवेरे की धूप खाता कहीं न कहीं मिल ही जाएगा। पूरा हफ्ता उसकी तलाश में भटकते गुजर गया। पो फटती कड़ाके की सर्दी में राइफल कंधे पर रखे घर से निकल पड़ता था। सर्द हवा चेहरे और ख़ास तौर पर आँखों में कांटों की तरह चुभती। धरती और खुश्क पत्तियाँ ओस से इस कदर तर होती कि जूते मोज़े के अंदर भी पाँव ठिठुरने लगते। मायूसी में दिन गुजर रहे थे कि एक रोज़ अचानक ही वो मिल गया। पहाड़ी की एक तंग ढलवान पर मैं हस्बे मामूल सवेरे सवेरे उसकी तलाश में चारों तरफ गौर से देखता हुआ चला जा रहा था। दाएं तरफ ढलवान पर कुछ नीचे सुर्ख सुर्ख फलों से लदे हुए बेरी के पौधे पर नज़र पड़ गई। सोचा तोतों के लिए कुछ बेर ही चुन लूँ। नीचे उतरने से पहले एक बार चारों तरफ निगाह दौड़ा लेना मुनासिब समझा और तभी वो दिखाई दे गया। झाड़ बेरी से और नीचे एक झाड़ी की ओट में वो छुपा हुआ था। पहले मैं यही समझा कि सो रहा है लेकिन दरअसल वो सोया हुआ नहीं था। ज़मीन से पैट लगाए बहुत आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ संगम की तरफ बढ़ रहा था। मुझे ये समझते हुए देर ना लगी उसकी ये जानलेवा चाल संगम इलाके की बंदर बस्ती के किसी जवान बंदर पर झपटने की चीता चालाकी थी। झाड़ियों की ओट में रेंगते उस पर वहाँ से गोली चलाना मुमकिन नहीं था। फुर्ती से बंदरों वाले दरख्त तक पहुँचकर ही उसे अपनी जद में लिया जा सकता था। मेरा वहाँ पहुँचना और बंदरों का खौफ से चीखना दोनों काम एक साथ हुए। बंदरों ने चीते को देख लिया। दरख्त की ऊंची टहनियों को ज़ोर ज़ोर से हिलाते मारे डर के कूदते फांदते और शोर मचाते हुए तमाम बंदर दाईं जानिब 50 गज के फासले पर कतार दर कतार उगी हुई झाड़ियों के झुरमट की तरफ देखने लगे थे। खुद देखे बगैर इस पर यकीन करना मुश्किल है कि चीता दरख्त पर चढ़कर बंदर को पकड़ लेता है और ये भी कि बंदर भी मारे डर के ऐसी अहमकाना हरकत कर बैठता है कि सीधा चीते के मुंह में पहुंच जाता है। कभी किसी बंदर के हाथ पांव इस कदर फूल जाते हैं कि वो ऊंची महफूज शाख से पके फल की तरह ज़मीन पर आ टपकता है और चीते का निवाला बन जाता है। अक्सर बंदर मारे खौफ के ऊंची शाख पर भी अपने आप को महसूस नहीं करते और वहाँ से भागने की कोशिश में वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। उस रोज़ एक मोटे बंदर ने ऐसी ही बेवकूफ़ी की। उसने शायद सोचा कि दरख्त की ऊंचाई महफूज नहीं है, इसलिए वो बड़ी फुर्ती से एक के बाद एक नीचे की डालियों पर उतरता गया। सबसे नीचे वाली डाल पर आकर तने से दूर तक दौड़ता चला गया। फिर एक लम्हा के नखियों से छुपे चीते की तरफ देखा, ज़मीन पर कूदा और करीब वाले दरख्त की तरफ भागा। बमुश्किल वो 20 गज ही गया होगा कि चीते ने बरक रफ्तारी से झपट कर उसे दबोच लिया। जो ही जबड़ों में दबाए शिकार को झंझोड़ने के लिए वो लम्हा भर रुका, मेरी राइफल गरज उठी और बम्बो का कातिल उस बेवकूफ़ बंदर को मुंह में लिए हुए हमेशा के लिए ठंडा हो गया। इस कहानी का माखज़ है सैयारा डाइजेस्ट, अगस्त सन 1976। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जा रहे खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।